चलिए दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास आपको मिलने वाली है। महामैराथन चलने वाला किसका बाबू? जियोग्राफी का। ठीक है ना? तो जियोग्राफी का आप यकीन मानिए कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बचेगा। अगर आप इतना जानिए कि 10 क्वेश्चन अगर कहीं से आ रहे हैं किसी एग्जाम में तो 7-8 नंबर मैं इससे फंसवा दूंगा आपका। ठीक ना? तो संपूर्ण भारतीय भूगोल का एक महामैराथन चलेगा। इसमें तो 2 घंटे का टारगेट दिया गया है, लेकिन देखते हैं उसके ऊपर जाएगा तो जाएंगे, उसके नीचे रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इत्मीनान से एकदम वीडियो को आधा घंटा 1 घंटा ऐसे करके देखेंगे तो सारी चीजें आप सही से कर ले जाएंगे। ठीक ना? तो 2 घंटे तक ये मैराथन चलने वाला है। बाकी इसके इंडेक्स हम देख लेते हैं क्या क्या चीज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो अब हमें ये नहीं बताने जाएंगे क्या क्या चीज यहाँ पे पढ़ने वाला है। ठीक ना? तो ये सभी स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। ठीक है? स्क्रीनशॉट लिए और देख लीजिए क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं आप लोग। समझ में आ गया? तो अभी एक एक चैप्टर को हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? जैसे आपका हुआ भारत की स्थितियों में विस्तार, अब हम कुल चल के नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? तो अभी हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला नंबर जो पॉइंट है, भारत की स्थिति और विस्तार से। ठीक है? तो भारत की स्थिति और विस्तार यहाँ पर हम आएंगे। देखो सभी चीज हम आपको एकदम बेसिक से बताएंगे। तो भारत की स्थिति और विस्तार पूरा एकदम पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है? दूसरा खुल गया, एक सेकेंड। देखो भारत की स्थिति और विस्तार कहाँ पे है? देखो ये है आपका ना। तो भारत की स्थिति और विस्तार, तो इसमें इसको 1 मिनट सही से फॉर्मेट में इसको हम कर लेते हैं। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार में सभी क्वेश्चन आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं बाबू। यहाँ पर महामैराथन क्लास, सभी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताई जाएंगी। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या कहता है? देखो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो बाबू 2.4% है। अब एक इस तरीके से जान लीजिए, जैसे एक सेकंड कलर चेंज कर। देखो आप मानो ये पूरा विश्व है। ठीक है? ये पूरा विश्व कहीं ना कहीं ये पूरा 100% होगा। तो इस 100% में से 2.4% का जो एरिया है वो बाबू आपके इंडिया का है। ठीक है? किसका है? इंडिया का है। ठीक है? तो 100% में से कहीं ना कहीं 2.4% का जो एरिया है वो किसका है? वो भारत का है। सभी चीजें आसानी से एकदम पूरा बताएंगे हम। देखो उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड, हम देखते हैं आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बाबू 7वां स्थान है। आकार मतलब क्या? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है? तो चौथा स्थान है बाबू ये। तो आपका चौथा स्थान है, 7वां स्थान है। अच्छा, उसके पहले कौन कौन से स्थान है? तो बाबू इसका एक जो है आप हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा। देखो इसकी ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन, रुक चीन अब आ भारत। अब आ भारत। ठीक है? तो देखो रूस से हो जाएगा आपका रूस। ठीक है? रूस से रूस हो जाएगा, का से कनाडा हो जाएगा, चीन से चीन होगा, आ से जो है अमेरिका हो जाएगा, बा से ब्राजील हो जाएगा, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत यानी कि 7वें नंबर पे आपका भारत है। लेकिन क्वेश्चन यही नहीं रुकता बाबू, 7वें के बाद भी पूछता है 8वां। तो 8वां आपका क्या होगा? 8वां आपका अर्जेंटीना होगा। ठीक है? अर्जेंटीना आपका 8वां नंबर पे हो जाएगा। ठीक है? चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सभी चीजें हमने आपको बता चुका हूं पहले से ही जियोग्राफी में। यहाँ पर वन लाइनर के फॉर्मेट में हम चलेंगे। आप यकीन मानिए कि इसके बाहर आपका कहीं से भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। ठीक है? तो आकार की या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा नंबर है बाबू, 7वां नंबर है। ठीक है ना? तो उसके पहले कौन कौन से आते हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है भारत। भारत के बाद 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो बाबू भारत में कितनी % जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में? तो 16.7% की। ठीक है? तो 16.7% की जनसंख्या अकेले भारत की ही है। ठीक है? तो भारत की अकेले जनसंख्या है 16.7% की। देखो ये जो डाटा है आपका, जो ये जनगणना है ना, ये जनसंख्या आपकी 2011 के जनसंख्या के अनुसार दिया गया है। देखो 2011 के बाद भारत में अभी तक जनगणना हुई ही नहीं है, तो उसके बाद डाटा कहां से आपको प्राप्त होगा? ठीक है? क्लियर हुआ? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप इसको इस तरीके से या इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जैसे इसके आगे भी 3 पीछे भी 3, आगे भी 3 और पीछे भी आपका 3 आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर आप एग्जाम में हिट कर ले जाएंगे। ठीक है? क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है? तो उत्तर की दक्षिण तक की, भारत की उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण यानी कि ये आपका मेन पॉइंट है इंदिरा कॉल। ठीक है? ये नीचे में आपको पड़ेगा इंदिरा पॉइंट, तो यहाँ पड़ेगा आपका इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर पड़ेगा। तो ये आपका पड़ेगा क्या? कन्याकुमारी। और ये है आपका क्या?
ये आपका इंदिरा कॉल। तो इसकी दूरी पूछा है या इसकी डिस्टेंस पूछा है बाबू, तो इसकी डिस्टेंस वह कितनी होगी, तो इसकी डिस्टेंस यहीं पर दिया है 3214 किलोमीटर। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है इसकी, 3214 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहीं पर यहाँ पर एक स्थान है सरक्रीक का और यहाँ पर एक स्थान है किबिथु बलांगू का, यानी कि ये वाला स्थान है आपका अरुणाचल प्रदेश में। देखो ये एरिया है आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वोत्तर बिंदु, और ये वाला एरिया है आपका क्या, सरक्रीक जिसको बोलते हैं, और ये एरिया है आपका कहाँ का, गुजरात का, और ये एरिया आपका कश्मीर लद्दाख का, ठीक है, कहाँ का, लद्दाख का। और ये वाला जो एरिया आपका ना, ये आपका कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पर बाबू, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपकी दिया है 3214, और ये वाली जो यानी कि गुजरात से आंध्र प्रदेश आपकी अरुणाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया क्या, मैप में भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, मैप में भी सभी चीजें आप लोग देखते रहिएगा। फिर हम बात करते हैं भारत की पूरब से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है, 2933 किलोमीटर। फिर हम बात करें भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर की है। स्थलीय सीमा पूछा बाबू, देखो जो जल से कनेक्टेड नहीं है, जो चीजें जल से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि स्थलीय सीमा, देखो कहीं ना कहीं ये लैंड बॉर्डर से कनेक्ट है, ठीक है, लैंड बॉर्डर से कनेक्ट है, यही चीज पूछा है, ठीक ना। तो यही चीज बाबू क्या पूछा है, ये कितनी इसकी लंबाई है, 15,200 किलोमीटर की इसकी लंबाई है टोटल, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हुआ क्या, और भी हम देखते हैं। अभी देखो वो चीजें हमने आपको बताया ना, रुक चीन अब आ भारत, देखो यहीं पर ये दिया गया है, तो ये पूरा आप देख सकते हैं। तो सभी चीजें हम मैप में भी आपको दिखा देते हैं। देखो ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आ भारत, रूस से हो जाएगा रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। देखो 8वां नंबर आप याद करिएगा, क्वेश्चन यहीं से आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्राजील, ब्राजील, ठीक ना। तो ये आता है आपका ब्राजील, 8वें नंबर पर ब्राजील। सभी चीजें हम देख लेते हैं, जैसे रूस, तो रूस कहाँ पर है, इसको कलर सही से ले लेता हूँ, कौन सा कलर लो, देखो ये है आपका रसिया, ये है आपका रसिया, रुक कहाँ से होगा आपका कनाडा, ये वाला एरिया है आपका कनाडा, ठीक है। रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, चीन, रुक चीन अब आ भारत, आ से आपका अमेरिका, आ से आपका क्या होगा बाबू, आ से आपका हो जाएगा अमेरिका, रुक चीन अब आ, अब ऑस्ट्रेलिया हो गया, अब बा से हो जाएगा आपका ब्राजील, भारत, ये है आपका 7वें नंबर पर बाबू भारत, 7वें नंबर पर भारत हो गया, ठीक है। और ये आपका है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सभी चीज हमने मैप में भी दिखा दी, वर्ल्ड मैप का क्लास चल रहा है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं, मैराथन क्लास चल रहा है, थोड़ी तेजी से चलेंगे। देखो सभी चीजें कवर करनी है, ऐसा नहीं है एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो बाबू ये वीडियो आप कहीं पर बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कहीं पर सफर कर रहे हैं, तो देखते हुए चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है, ठीक ना। चलो ये चीजें हम दिखा देते हैं, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत समझिए कि ये मैप इसको अंडर एस्टिमेट कर दे, बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखो जैसे हम बात करें यहाँ पर, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला बाबू जो आपका पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं गुहार मोती, या तो हम कहते हैं इसको सर क्रीक, इसको हम क्या कहते हैं गुहार मोती, या तो कहते हैं सर क्रीक। और ये एरिया कहाँ पर है बाबू, गुजरात में है। अभी हम इधर आ जाएं, इस एरिया को हम कहते हैं किबिथु बलांगू, और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नीचे वाला जो एरिया है, इसको हम क्या नाम देते हैं बाबू, इसको हम कहते हैं, देखो इसको हम कहते हैं केप केमोरिन, क्या कहते हैं, कन्याकुमारी या तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ये जगह पड़ेगा। इसको हम करते हैं सबसे दक्षिणतम पॉइंट है मेन लैंड का, मेन लैंड का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या बाबू, कन्याकुमारी है, क्या है, कन्याकुमारी है, ठीक है। तो मेन कौन सा बाबू, ये आपका कन्याकुमारी, इसको हम केप केमोरिन के नाम से, केप केमोरिन के नाम से, केप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं, केप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगी आपकी इंदिरा कॉल, सॉरी इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट आपकी सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। लेकिन अगर बात किया कि मेन लैंड की जो स्थलीय सीमा है, वहां की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा बाबू, आपका तमिलनाडु में स्थित है एक जगह कन्याकुमारी, वो आपका राइट आंसर हो जाने वाला बाबू। ऊपर हम बात करते हैं, ऊपर आपको मिलेगा इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल जो होता है ये आपका लद्दाख में स्थित है ये एरिया, ठीक है। अब इसका जो हम विस्तार की बात करें तो भारत का ये पूरा विस्तार यहाँ पे दिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। मित्र पर गमछा झार इसका एक ट्रिक है, ठीक है।
तो मित्र पर गमछा झार इसकी एक ट्रिक है। फिर इधर से हम बात करते हैं ऊपर से नीचे तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। फिर हम बात करते हैं आपकी पूरब से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है, 2933 किलोमीटर है। सभी चीजें ऐसे मत सोचिए कि ये मैप आप अंडर एस्टिमेट कर देंगे है तो हम निकल जाएंगे आगे, ठीक है। तो इसको अंडर एस्टिमेट करके आप निकल नहीं सकते बाबू, ठीक ना। तो चीजें क्लियर हो गई, तो अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर अपने चलते हैं। देखो हम बात करते हैं क्या, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर की। तो ये आपकी है तट रेखा। तट रेखा मतलब क्या होता है बाबू, तट रेखा का मतलब होता है जो चीजें या जो स्टेट या जो लैंड आपका है वो कहाँ से घिरा हो, वो जो है जल से या समुद्र से घिरा हो, उसको हम कहते हैं तट रेखा। तो तट रेखा पर ये सभी चीजें हो जाएंगी। फिर हम बात करते हैं द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर की। फिर हम बात करते हैं भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा में भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से या समुद्र रेखा में स्थित है, तो बाबू 9 राज्य हैं। कौन कौन से 9 राज्य, देखो आपका है गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये आपका हो जाएगा क्या, कर्नाटक, केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं आपके जो भारत की तटीय रेखा बनाते हैं, मतलब जो समुद्र से सटे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो बाबू गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। ये वाला एरिया आपका गुजरात देखने को मिलेगा, ये एरिया भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है, तो गोवा। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पर एक छोटा सा एरिया देखने को मिलेगा गोवा, ठीक है। तो ये एरिया आपका हो जाएगा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा। कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। इसका एक ट्रिक है बाबू, मित्र पर गमछा झार, यहीं पर हम आपको बता देते हैं। मित्र पर गमछा झार यानी कि देखो एक एक चीजें हम बता देते हैं। आपका आएगा पहले गुजरात, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश आपका हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, झारखंड, जेएच झारखंड, उसके बाद सीएचएच मतलब छत्तीसगढ़। फिर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम MZ, ठीक है। तो ये 8 राज्य हो जाएंगे आपके किस पर स्थित है बाबू, ये कर्क रेखा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सभी हमने यहाँ पर आपको बता दिए। इसकी एक ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। लेकिन जब पूछेगा कि पश्चिम से जो है पूरब की ओर बिछाइए इन राज्यों को एक सीक्वेंस में, तो सारा गमछा आपका झरा जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप एक एक राज्य करके सीक्वेंस से याद करेंगे तो चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो कर्क रेखा का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सभी चीजें हमने यहाँ पर देख लिया। तो मित्र पर गमछा झार, देखो मित्र पर गमछा झार रहा है, ये मित्र पर गमछा झार रहा है, ठीक है। तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। सभी बच्चे इससे बाबू भली बात परिचित होंगे, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैं मैप में आपको बता सकता हूँ। ये कर्क रेखा पर देखो सभी राज्य में आपको, देखो ये गुजरात है, ठीक है। यहाँ से छोटा सा एरिया आपका राजस्थान से टच होकर चला जाता है। और सबसे ज्यादा कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आती है, झारखंड में, उसके बाद पश्चिम बंगाल, देन आपका त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए ऐसे निकल जाती है। टोटल 8 राज्य हैं जिन पर कर्क रेखा, भारत की जो राज्य बसे हुए हैं जिन पर कर्क रेखा जाती है, ठीक है। ट्रिक ने आपने ट्रिक से याद कर लिया, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की कुल भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप केमोरिन है। हमने आपको बताया ना, ये कन्याकुमारी जो है ना बाबू, इसी को हम केप केमोरिन के नाम से जानते हैं। केप केमोरिन के नाम से इसको जानते हैं। यह भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन पूछा भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, ये आपका हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। नहीं, ये अगर मेन लैंड का पूछा तो आपका कन्याकुमारी होगा, लेकिन मुख्य भूमि का अगर पूछा तो कन्याकुमारी होगा, लेकिन मुख्य भूमि नहीं पूछा तो आपका हो जाएगा क्या बाबू, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। देखो सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है, इंदिरा कॉल। देखो ये सबसे उत्तरी भाग जो आपका दिया है ना, ये इंदिरा कॉल है। ये कहाँ पर है, आपका लद्दाख में स्थित है।
लद्दाख में स्थित है। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है बाबू? ये अंडमान में है, अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु या पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो बाबू पम्बन चैनल अलग करता है, पम्बन चैनल अलग करता है। देखो ये इधर आपकी मन्नार की खाड़ी, इधर आपकी पाक की खाड़ी, और ये है आपका एडम ब्रिज। ठीक है, तो इसको कौन अलग करता है? पम्बन चैनल अलग करता है। एडम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है बाबू? भारत और श्रीलंका के बीच। ये अब नीचे में आपका श्रीलंका, ऊपर आपका भारत हो जाएगा। ठीक है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो बाबू दमन द्वीप आपने सुना होगा, ये गुजरात के तट पर स्थित है। दमन द्वीप तो आपने सुना होगा ना, ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित है। चलिए स्लाइड के आपका हुआ तो आगे हम चलते हैं। ये सभी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। ठीक है, सभी चीज़ हमने आपको बता दिया था। ये एरिया है आपका अंडमान का और निकोबार का। यहीं पर एक जगह है आपका ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में ही एक स्थान है आपका क्या? इंदिरा पॉइंट इसको नाम दे दिया गया। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई क्या? सभी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड हमने आपको ऊपर ही बता दिया था। चलो नेक्स्ट है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो बाबू मन्नार की खाड़ी अलग करती है। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है बाबू ये भारत का, यानी कि ये वाला एरिया, जो नीचे वाला एरिया ना, ये प्राचीनतम भाग है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किन नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अभी मैप में मैं आपको दिखा दे रहा हूं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये बाबू आपका कोंकण तट के नाम से जानता है। जो आपका कर्नाटक वाला एरिया है ना, उसी को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और जो आपका ये थोड़ा सा महाराष्ट्र के एरिया में चले जाएंगे, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत की पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। सभी चीजें हम मैप में अभी आपको दिखा दे रहे हैं। फिर हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल से हुई है। ठीक है, जो लक्षद्वीप है ना, एक प्रवाल होता है, प्रवाल भित्ति आपने सुना होगा। एक जीव होता है जिसकी मतलब बहुत ही बड़ी बॉडी होती है, तो उसी के मतलब उसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रवाल बोलते हैं। तो उसी के मतलब हड्डी से वो चीज़ें हुई हैं। ठीक है ना, किसका बाबू? लक्षद्वीप समूह जो हुआ है ये इसी से बना हुआ है। न्यू मूरे द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मूरे द्वीप। ठीक है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बाबू ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप आपने देखा होगा, इधर आपकी हो जाएगी, इधर आपकी है बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका हो जाएगा अरब सागर। तो बाबू अंडमान निकोबार तो आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार तो आपका ऐसे इधर चला जाएगा, लेकिन ये वाला जो लक्षद्वीप का एरिया है ये आपका कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। तो अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए, सभी चीजें हमने आपको बताया था ना कि मैप में दिखाऊंगा। ये देखो क्या चीजें हैं, भारत की समुद्री तटों के नाम। तो भारत के समुद्री तटों के नाम ये देखो, ये आपका गुजरात का एरिया। ठीक है, गुजरात वाला जो ये एरिया है आपका, इसको हम कहते हैं क्या? काठियावाड़ का तट कहते हैं। और ये थोड़ा जो मुंबई का एरिया है, ठीक है, मुंबई का एरिया, और ये जो आपका क्या नाम है, महाराष्ट्र का एरिया, और थोड़ा सा गोवा का एरिया, इसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और कोंकणी भाषा आपने सुनी होगी, ये आपके कहाँ बोला जाता है बाबू? ये बोला जाता है आपका गोवा में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कनारा तट। तो कनारा तट कहाँ पर है? कर्नाटक में। मालाबार तट की बात करें तो ये आपका केरल में स्थित है। फिर इधर हम आते हैं, ये वाला एरिया जो है इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली तमिलनाडु में स्थित है। फिर ये वाला एरिया है उत्तरी सरकार तट, और ये उत्कल एरिया, इसको कहाँ पर बाबू? ये आपका ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ओडिशा में। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ये चीज़ें पूछी गई हैं, इस वजह से इसको जो है डिस्कस करना पड़ रहा है। ऐसे ही किसी चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है बाबू। सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो बाबू लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। ठीक है, कोई पूछे लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं। फिर हम बात करते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखो ये पूरा है गोला, गोले को जो हम बीच से एक रेखा लेके जाएंगे जिसको हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इसको जो हम कट करेंगे, ये दोनों क्या हो गया? गोलार्ध हो गया। ठीक है ना, तो ऊपर का गोला नीचे का गोला, ऊपर वाला भी गोलार्ध नीचे वाला भी गोलार्ध। अब हुआ क्या, ऊपर वाला क्या होता है? हमेशा उत्तर होता है ऊपर वाला। ठीक है,
नीचे वाला क्या होता है, दक्षिण होता है। तो भारत हमारा यहाँ पर स्थित है, तो क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और फिर इधर हम बात करते हैं, ये वाला एरिया होता है पूरब का, ये एरिया होता है पश्चिम का। तो पश्चिमी कहाँ पे बाबू, पश्चिमी देशांतर में स्थित है, यानी कि उत्तरी और पूर्वी में ये स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो बाबू ये सुदूर, देखो मैप में सभी चीजें मैंने नोट की थी, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में ये स्थित है, ठीक है। गुजरात के कहाँ पर, सरक्रीक में स्थित है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है, तो कावेरी नदी के द्वारा शिव समुद्रम जो वाटरफॉल्स है ये बनाया गया है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट के कितनी समुद्री मील से दूर है, तो वो 12 मील, ठीक है ना, 12 मील से। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच ये स्थित है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, तो बाबू ये रेड क्लिप नाम है, ठीक ना, रेड क्लिप इसका नाम है, जिसको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो आपका चाइना से है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ ये बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि LOC, ठीक ना, सॉरी LAC होता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये चाइना से है, और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल ये आपका जो है किससे है, जो आपका POK वाला एरिया है, तो ये आपका भारत से जो है कनेक्टेड है। फिर हम बात करते हैं भारत का चीन के बीच सीमा बनाने वाला कौन सा रेखा बाबू, मैकमोहन रेखा, ठीक है। भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है, ठीक है। रेड क्लिप पूछे तो ये आपका पाकिस्तान से है। फिर हम बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो डूरंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी टोटल कितने किलोमीटर की दूरी है, इसकी टोटल कितने किलोमीटर की दूरी है बाबू, ये टोटल 106 किलोमीटर की दूरी। ये वाला जो एरिया ना, ये छोटा सा एरिया, ज़्यादा नहीं, ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, डूरंड लाइन। और ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं रेड क्लिप, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिप के नाम से जानते हैं। ये वाला जो एरिया है ये, इसको हम रेड क्लिप के नाम से जानते हैं, लेकिन ये छोटा सा एरिया जो है ना, इसको हम डूरंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और LOC देखो, ये आपने हमने बताया था ना कि ये मैकमोहन रेखा, तो ये वाला एरिया आपका मैकमोहन रेखा जो होता है मैकमोहन रेखा जो है जाना जाता है, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई। फिर हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी जो है स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो ये बाबू आपकी बांग्लादेश के साथ है। टोटल 4096, टोटल 4096 किलोमीटर की टोटल लंबाई है, कहाँ की, जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर शेयर करता है उसकी। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो अफगानिस्तान से टोटल 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है, तो बाबू 11% भाग क्या है, पर्वतीय है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है, तो 43% भाग जो है ये मैदानी भाग है। सभी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलो चीजें क्लियर हो गई क्या, हमारा पहला जो टॉपिक था भारत की स्थिति और विस्तार ये कंप्लीट हुआ। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक था बाबू, भारत के पर्वत। चलिए भारत के पर्वत हम देखते हैं, भारत का पर्वत कहाँ पर है, ठीक है। तो भारत के पर्वत को अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत के पर्वत में यहाँ पर आप देखिएगा सभी चीज यहाँ पर पर्वत दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो वलित पर्वत, ठीक है। तो हिमालय पर्वत जो है ये आपका जो दिख रहा है ना, ये आपका कौन सा पर्वत है बाबू, हिमालय पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है, ये आपका वलित पर्वत है। और भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है, तो ये भी आपका कौन सा नवीनतम है, हिमालय नवीनतम है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, ठीक है बाबू। कहाँ पर, सिक्किम में स्थित है। अब यहीं पर बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि बाबू K2 जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। देखो जो K2 है ना, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में नहीं है, क्योंकि ये POK का पार्ट है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया है, ठीक है। तो इसको जो है पाकिस्तान ने क्या किया, अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला इतना एरिया जो है ना, इतना एरिया आपका क्या है, POK है। क्या बाबू, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है, और यहीं पर आपको मुजफ्फराबाद देखने को मिलेगा। और K2 आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा K2। अब खुद आप बताओ कि K2 क्या भारत में है क्या, भारत की है, भारत में नहीं है, लेकिन ये भारत का, देखो भारत जो है इसको अपना मानता है, पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। कैसे, आपकी जमीन अगर कोई कब्जा कर लिया तो उस पर जोत बो रहा है, आप तो जोत बो नहीं रहे उस पर, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पर हुई हैं। फिर हम बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो तेथित सागर से हुई है। किससे बाबू, तेथित सागर से हुई है।
तैतीस सागर से हुए, ठीक है। हिमालय का पाद छह प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय में हिम कहाँ हिम रेखा कहाँ मिलती है? तो बाबू ये हिम रेखा जो होती है ये 4500 मीटर से 6000 मीटर इसके पश्चात जो है ये मिलती है। यानी कि आप देखिए इतनी ऊंचाई पर आप चले जाएंगे, कितनी ऊंचाई पर? 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर आप चले जाएंगे तो यहाँ से आपको जो है हिम यानी कि जो आपका बर्फ है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो नंदा देवी इसका जो है नाम है। ये कहाँ पर है बाबू? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हिमालय 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 श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबू दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये बाबू आपकी कुमायूं हिमालय में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक युग में हुआ। किस युग में हुआ था? सेनोजोइक युग में ये जो है हुआ था, ठीक है ना। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है बाबू? ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। चीजें क्लियर होगी क्या? सनी सर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, देखो ना करो ना सनी सर कब से परेशान कर रहे थे, वही दिखा दिया आपको। चलो वीडियो पसंद आ रहा है तो बाबू सब लोग लाइक किया करो यार, 2-2 3-3 घंटे का मैराथन तभी तो होगा। चलो ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ। फिर हम बात करते हैं भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो ये बाबू आपकी अरावली की है, ठीक है। सबसे प्राचीन, अभी अरावली को काटा भी जा रहा है, ठीक है। तो अरावली को काटा जा रहा है। आप सभी ने सुना होगा कि सेव अरावली का एक नारा चला था, तो अरावली को सब लोग काट रहे हैं। बताओ कितना बेकार ये चीज है कि अरावली को बाबू ये लोग काट रहे हैं, ठीक है। तो अरावली कट जाएगा तो हम लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो गुरु शिखर इसका नाम है, ठीक है। पश्चिमी घाट का क्या नाम है? एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है, ठीक है ना। क्या है? एक भ्रंश कगार है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो बाबू पश्चिमी घाट को। तो पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री घाट के नाम से जानते हैं। ये वाला जो एरिया ना इसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अनाईमुडी। अनाईमुडी पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। पूर्वी घाट के जो है सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है उसका क्या नाम है? महेंद्रगिरी नाम है। और पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलित स्थल कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी है। ये आपकी जो है ना, ये बाबू आपकी नीलगिरी की पहाड़ी है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी मतलब सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी है? तो ये कार्डेमम की पहाड़ी है। कौन सी बाबू? ये कार्डेमम की पहाड़ी है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो पारसनाथ इसकी जो है, छोटा नागपुर जो पठार है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? तो बाबू पारसनाथ इसका जो है नाम है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये बाबू आपकी बिहार में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई या ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैंडल पीक नाम है, अंडमान में, ठीक है ना। अंडमान में बाबू टोटल कितने? अंडमान में 72। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 72 द्वीप हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। जिसमें सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे अंडमान की तो ये सैंडल पीक के नाम से जानी जाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है। कौन सी बाबू? सतपुड़ा की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है। ये आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा की पहाड़ी। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ठीक ना। गुरु शिखर जो पर्वत श्रेणी जो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है उसको कहाँ पर स्थित है बाबू? ये राजस्थान में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो ये एक संप्रदाय भूमि है। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। कहाँ पर? छोटा नागपुर में पाई जाती है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जानता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8,848 8,848.6 मीटर की ऊंचाई है, ठीक ना। ये जो है डाटा बढ़ भी रहा है अभी इसको जो है लंबा, इसकी जो ऊंचाई बढ़ भी रही है।
फिर हम बात करते हैं कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, तो ये बाबू केरल में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो हिमालय पर्वत स्थित है। ठीक है ना, तो हिमालय पर्वत यहाँ पर स्थित है। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है बाबू, लोग याद करिएगा, ऐसा नहीं है किसी चीज को आप अंडर एस्टिमेट कर दें। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी चीजें हैं। तो चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? हाँ, अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक क्लियर हो जाता। आप यकीन मानिए दोस्तों, इसके बाहर आपका कुछ आने ही वाला नहीं है। सेकंड टॉपिक को हम बात करते हैं भारत के दर्रे। तो भारत के दर्रे हम जो है जल्दी से इसको जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, भारत के दर्रे। एक सेकंड लो बाबू, थोड़ा सा एक सेकंड आप वेट करिएगा। देखो भारत के दर्रे, अभी देखो भारत के दर्रे, इस पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको हम थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दें और जो है टॉपिक में आगे बढ़ जाएं। ठीक है, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। तो भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रों में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा क्या, पूरा मैराथन ही चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो बाबू, थोड़ा सा। अच्छा, कौन कौन मतलब एग्जाम देने जा रहा और बैठा है बाबू? इसमें ट्रेन में कोई बैठा, कोई बस में बैठा है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा बताइएगा। तो ये ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो जा रहे हैं इस तरीके से? ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं बाबू भारत के पर्वतीय दर्रे की। जोजिला दर्रा या जोजिला पास किस राज्य में स्थित है, तो बाबू ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखो ये है आपका जोजिला दर्रा, ये कहाँ पर है? आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। देखो श्रीनगर को किससे जोड़ता है बाबू? लेह से जोड़ता है। नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये बाबू आपके सीधे सिक्किम पहुंच जाइएगा। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला, इसके बाहर आइबे नहीं करेगा। ठीक है, तुजू दर्रा, देखो इंपॉर्टेंट है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है बाबू? ये म्यांमार में स्थित है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पर है? म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है ना, तुजू दर्रा जो है, ये तुजू दर्रा तो आपका इसमें है, सिक्किम में स्थित है यार तुजू दर्रा ना। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है यार शायद। हाँ, तुजू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो ये बाबू अरावली पर्वतीय जो है भाग में स्थित है। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल को ये जोड़ता है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है खैबर दर्रा। इसके बारे में आप देखिए खैबर, ठीक है ना, तो खैबर दर्रा किसको जोड़ता है? पाकिस्तान को अफगानिस्तान से। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ने वाला या पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाला रास्ता है खैबर दर्रा। एक होता है गोमल दर्रा। ठीक है, तो खैबर दर्रा पूछे या गोमल दर्रा पूछे तो ये दोनों कहाँ पर है बाबू? ये दोनों ही आपके पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, तो देखो यहीं पर एक क्वेश्चन आ गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। सिपकीला, बाड़ा लाजला और पाचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सभी चीजें एक में इंक्लूड कर दिया, ये नहीं बारी बारी से क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैं एक सेट लेके आऊंगा, इस वाला एमसीक्यू वाला। ठीक है, उसमें सभी लोग आप सेट करिएगा बाबू। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा किन राज्यों में किन दो से को जोड़ता है, तो भारत और चाइना को। कौन सा? नाथुला दर्रा। सिपकीला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है, तो सतलज नदी घाटी में पड़ता है। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे के नाम पर पड़ा है, तो ये बाबू आपका बनिहाल दर्रे के नाम पर रख दिया गया। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा, थाल घाट और पाल घाट और भोर घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है, तो यह बाबू पश्चिमी भाग का एरिया है। पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग कहाँ पे? ये मुंबई से केरल, कर्नाटक, गोवा, ये सब क्या होगा आपका? पश्चिमी भाग में आएगा या पश्चिमी घाट में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जल्दी से करते हैं। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया, तो खैबर दर्रा। वो है खैबर दर्रा, पाकिस्तान वाला खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, ये सब यहीं से आता है। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का। आप देखो एक बार आप एक नजर देखिए कि ये आपका कौन सा एरिया है। ये आपका कहीं ना कहीं कौन सा एरिया है बाबू? ये आपका एरिया है कौन सा? कश्मीर का एरिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का एरिया। ये आपका हो जाएगा काराकोरम, ये आपका हो जाएगा लद्दाख, ये होगा आपका जास्कर, ये होगा आपका पीर पंजाल। तो पूछा क्या है कि आफिल दर्रा किस
पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बाबू काराकोरम पर्वत श्रेणी में। ये आपका जो है ना, ये आपका K1, यहीं पर आपका है K2, यही है आपका K3। तो ऐसे करके ये K2 का नाम पड़ा था K के नाम पे, ठीक है। तो सभी चीजें क्लियर हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और चाइना को जोड़ता है, ठीक है। तो आफिल दर्रा किसको जोड़ता है? भारत और चाइना को ये जोड़ता है। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यांगथला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो बाबू लद्दाख जम्मू कश्मीर में। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है कौन सा दर्रा जोड़ता है? पीर पंजाल दर्रा जोड़ता है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? सभी चीजें फटाफट फटाफट, ऐसा नहीं है कि रुकेंगे, किसी चीज के लिए नहीं रुकेंगे बाबू। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्या कंप्लीट हो गया? दर्रा भी आपका कंप्लीट। इसके बाहर अइबे नहीं करेगा बाबू, आप यकीन मानिए, इसके बाहर आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं इसके बाहर, आप यकीन मानिए बाबू, ठीक है। क्लियर हो गया क्या? अभी नेक्स्ट अपना क्या है? सिंधु नदी तंत्र। देखो, सिंधु नदी तंत्र को हम देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र, ये रहा आपका सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की नदियां, चौथा अपना टॉपिक है क्या? भारत की नदियां, जिसमें हम पढ़ेंगे आज सिंधु नदी तंत्र को। भारत की नदियों में हम जो है 3 तंत्र को पढ़ेंगे। एक आपका सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आपका गंगा नदी तंत्र, तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहले हम सिंधु नदी को निपटा देते हैं, ठीक है। सिंधु नदी को निपटा देते हैं, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसको? गंगा नदी तंत्र को। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई? तो अभी हम देख लेते हैं। चलो, सिंधु नदी तंत्र। देखो, सिंधु नदी तंत्र, पहले सिंधु नदी तंत्र को निपटाएंगे क्या? हाँ, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। चलो, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो बाबू सिंधु नदी बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती। कहाँ से? बोखरचू हिमनद के कैलाश पर्वत श्रेणी से ये निकलती है। और सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो 1180 किलोमीटर। 1100 कितनी बाबू? 80 किलोमीटर। लेकिन टोटल लंबाई की हम बात करें तो 2880 किलोमीटर। झेलम, चिनाब, नादी, रावी, व्यास तथा सतलज किन नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये दोनों सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंगी खम्बन या लायंस साउथ के नाम से जाना जाता है। क्या? सिंगी खम्बन या लायंस साउथ के नाम से इसको जाना जाता है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड़क का क्या नाम है? तो बाबू आपका गिलगित नाम है, जिसकी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पर यह स्थित है? तो ये 5200 की ऊंचाई पर या मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। फिर हम बात करते हैं जो है झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? बेरीनाग। जो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बेरीनाग एक स्थान है, यहीं से ये जो है निकलती है। क्लियर हुआ क्या? तो आगे हम देखेंगे। देखो, ये पूरा आप सिस्टम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र का, पूरा सिंधु नदी तंत्र का आप सिस्टम देख लीजिएगा। देखो, हमने जो है एक वीडियो बनाया है नदी तंत्र का, तो सभी नदियां हमने वहां पर बता दिया, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र बता दिया हूँ, सब नदी तंत्र यहाँ पे हमने बता दिया। तो सिंधु नदी, देखो कौन सी नदी निकल रही है बाबू, ठीक है। तो ये नदी आपकी निकल रही है, कहाँ पर गिरेगी? ये अरब सागर में गिरेगी। सभी अभी इसको हम बताने चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बाबू, ठीक है ना। इस वजह से आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और देख लीजिए कहाँ पर कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। फिर हम बात करते हैं कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो झेलम नदी। झेलम नदी बाबू कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? कश्मीर में स्थित है, ठीक है। कश्मीर की स्थापना किसने किया था? कश्मीर की स्थापना अशोक ने किया था। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। जो है रावी नदी कहाँ निकलती है? तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? बाबू पौरुषणी और इरावदी नदी के नाम से इसको जो है क्या किया जाता है? जाना जाता है। चीजें क्लियर हुई क्या? ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से? ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो बिपाशा या आर्गी की नाम से जाना जाता है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकस ताल झील से निकलती है। कहाँ से बाबू? राकस ताल झील से निकलती है। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में कुल लंबाई सतलज नदी की पूछे तो 1050 किलोमीटर आप बता दीजिएगा। कितनी? 1050 किलोमीटर की। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट स्लाइड है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के पाद मालवा पंख से निकलती है। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पौराणिक सरस्वती के नाम से ये जो बाबू जाना जाता है। ये भी टॉपिक क्लियर हुआ। अभी हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र को। कौन सी नदी तंत्र को बाबू? गंगा नदी तंत्र को हम देख लेते हैं, ठीक है।
गंगा नदी तंत्र को। चलिए गंगा नदी तंत्र को, सिंधु नदी तंत्र से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन अभी नहीं करेगा, आप यकीन मानो मेरा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गोमुख हिमनद से है। कहाँ पर? गोमुख हिमनद से है। किन दो नदियों के संगम यानी कि देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? भागीरथी और अलकनंदा। जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां आके मिलती हैं, वहीं से बाबू गंगा नदी का क्या होता है? निर्माण होता है और आगे से गंगा नदी बनकर निकलती है। ऐसा नहीं है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकल गई, ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री से नहीं निकली, गंगा नदी का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, गंगा नदी का निर्माण हुआ, वो कहीं से निकलती नहीं है। फिर हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या है? तो गंगा नदी बेसिन है। गंगा नदी तंत्र बहुत ही बड़ा तंत्र है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई की हम बात करें तो बाबू 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और ये भारत में हम बात करें 2515 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है ना, 2510 किलोमीटर की टोटल लंबाई है ना। तो ये भारत की राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जानी जाती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, और भारत में अगर पूछे 2510 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। भारत की बृहत्तम नदी का क्या नाम है? गंगा नदी। यानी भारत की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? गंगा नदी। गंगा नदी की बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गंगा नदी और इधर से आई ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जहां पर मिलती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। किस नाम से? मेघना के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो धारा है ना, इधर से आई पद्मा, इधर से पद्मा, ये बाबू बांग्लादेश में घुस चुकी है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या नाम दे दिया गया है? पद्मा नाम दे दिया गया। और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये नदियां जहां पर मिलती हैं उसके बाद जो जाती है उसका नाम क्या हो गया बाबू? मेघना नदी रख दिया गया, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा नाम है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी कितनी लंबी है? तो बाबू यमुना नदी 1375 किलोमीटर की है। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। फिर हम बात करते हैं किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? तो कोसी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो कोसी नदी को पहले किस नाम से? अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। इसी कोसी को हम कहते हैं सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। दामोदर को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। बिहार का शोक कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी या प्रणाली से द्विविभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती नदी से जो है द्विविभाजित हो जाती है। क्लियर हुआ क्या? तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 995 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। ये आपकी गंगा नदी का पूरा सिस्टम है, ठीक है। गंगा नदी का पूरा सिस्टम है, इसको हमने जो है आपको वीडियो में बता चुका हूँ। टोटल प्रॉपर इसका जो है आधे घंटे का वीडियो बना है, समझ में आया क्या? आप लोग जाके देखिएगा, एक सेकेंड। तो हमारा गंगा नदी तंत्र भी हो गया। अभी हम पढ़ते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र? देखो ये है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते, 2-4 क्वेश्चन आते हैं, सब हम आपको बता देते हैं। देखो इसमें आता है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास चीमा युंगडुम हिमनद से निकलती है। कहाँ पर? चीमा युंगडुम हिमनद नदी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानता है? तो बाबू सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी से है? तो कि बाबू ये ब्रह्मपुत्र नदी से है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जब आती है ना, तो यहीं पर अपने ही द्वारा क्या एक द्वीप बना लेती है, जिसको क्या जाता है? माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। आप मैप में देखेंगे मानसरोवर झील है चेमा युंगडुम, ठीक है। तो यहीं से ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ठीक है। तो दिहांग ये जो आती है ना, ये जब आती है अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ करती है, तो इसका नाम हो जाता है दिबांग या दिहांग। दिहांग, तो इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग नाम हो जाता है, ठीक है ना। चीजें क्लियर हुई क्या? तो अभी हम आगे चलते हैं। देखो ब्रह्मपुत्र नदी से इसके बाहर आइबे नहीं करेगा, आप यकीन मानो, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी, देखो गंगा नदी भी हो गया, प्रायद्वीपीय नदी को हम देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखो प्रायद्वीपीय नदी की हम अगर बात करते हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी और पूरब की ओर बहने वाली नदी, इसको हम पढ़ेंगे। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में जैसे आ गया नर्मदा नदी, भारत के किस राज्य में बहती है? तो भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में
बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार यानी कि मध्य प्रदेश से ये निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है ना बाबू? वीडियो देखो बाबू, मैराथन क्लास है तो पूरा चलना पड़ेगा, थोड़ा तेजी से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नर्मदा घाटी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर की है। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे कहते हैं विभ्रंश घाटी, जिसको रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है, विभ्रंश घाटी। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? अभी हम आगे चलते हैं। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? ताप्ती नदी की टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? व्रंश घाटी से, रिफ्ट वैली जिसको बोलते हैं। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? सूरत शहर के नीचे, गुजरात में एक सूरत शहर के नीचे ये जो है अपना मुहाना बना लेती है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये बाबू आपका शिमोग जिला कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक से ये जो है निकलती है। लूनी नदी किस में गिरती है? तो कच्छ के रण में गिरती है। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। बनास नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। माही नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। क्लियर हुआ क्या? तो आगे हम चलते हैं, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी पूरब की ओर बहने वाली नदी। देखो इसमें नोट है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। जो पश्चिम की ओर नदी बहती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी हम बात करते हैं पूरब की ओर बहने वाली नदियों की। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक, महाराष्ट्र के नासिक से ये निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। जो दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को। देखो वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। बेन गंगा या पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। क्लियर हुआ क्या? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर बाबू? बीओबी में गिरती है। यहीं पर ये जो है बीओबी यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये जो है बाबू क्या होता है? गिरती है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी को। चलो कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो बाबू ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य के बीच स्थित है। कौन सी? कावेरी नदी जल विवाद। कृष्ण नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ? महाबलेश्वर यानी कि एमएच यानी कि महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में स्थित है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के बेसिन से निकलती है। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, याद करिएगा, तेजी से नहीं चल रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग इसको जो है याद करते रहिएगा। 50 मिनट होने वाला है अभी। चलो ये भी क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये क्लियर हुआ तो अभी हम क्या करेंगे? नदियों से सभी हो गया, प्रायद्वीपीय, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र सब हो गया। भारत के जलप्रपात, चलो भारत के जलप्रपात में चलते हैं। तो भारत का जलप्रपात देखो कहाँ पर है। चलो मिल गया। भारत के जलप्रपात से, वाटरफॉल्स जिसको बोलते हैं, तो भारत के जलप्रपात, एक सेकंड, वन मिनट। चलो जलप्रपात, टोटल बाबू 22 टॉपिक है, ठीक है? अभी ये 5वां टॉपिक है। 2 घंटे में तो हमको नहीं लग रहा है कि 2 घंटे में कंप्लीट होगा। खैर करके देखते हैं। देखो जोग या गलसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोंग जलप्रपात। जोंग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बाबू, ठीक है? जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नया नाम है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गलसोप्पा जलप्रपात। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात है। जोग जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? महात्मा गांधी नाम है, ठीक है? जोग जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? महात्मा गांधी नाम है। फिर हम बात करते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? एन्ना जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है।
शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है बाबू? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। कोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांची नदी पर स्थित है। कोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। चुलिया जलप्रपात, देखो क्वेश्चन पूछा गया, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर बाबू? चंबल नदी पर स्थित है। क्लियर हुआ क्या? अभी हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पर। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर के मध्य प्रदेश में स्थित है। साडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो शंख नदी पर, जो आपका साडनी जलप्रपात वो किस नदी पर स्थित है? शंख नदी पर स्थित है। साडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी रारू नदी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। एन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एन्ना नदी पर स्थित है। एन्ना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र में ये जो है स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अभी हम आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट है क्या? पाइका जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी में स्थित है। पाइका जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पाइकारा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो जलप्रपात से भी, वाटरफॉल से भी क्वेश्चन हो गया। तो अभी हम छठा चलते हैं। छठा कौन सा है बाबू? भारत का जलप्रपात, भारत की झील है। तो भारत की झीलें हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये है भारत की झीलें। इससे भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, सबको हम इसमें जो है इंक्लूड कर लेते हैं। देखो जैसे हम बात करते हैं वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये बाबू आपकी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, वुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। देखो वुलर झील सबसे मीठे पानी की झील। आप सुनोगे ना चिल्का, जैसे एकदम पूरा कान में जैसे कुछ बज रहा है, चिल्का, तो ये खारे पानी की झील है। लेकिन मीठे पानी की हम बात करें तो कौन सी है बाबू? वुलर। देखो कितना बढ़िया से निकला, वुलर। ठीक है, तो क्या हुआ? भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। वुलर झील वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। उकाई झील किस राज्य की झील है? तो ये बाबू मानव निर्मित झील है। उकाई झील किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो बाबू ये आपका कृष्णा नदी, जो आंध्र प्रदेश में स्थित, आंध्र प्रदेश एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा सागर बाबू? नागार्जुन सागर। फिर हम बात करते हैं निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? तो बाबू मंजरा नदी पर यह स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी पर स्थित। नागार्जुन सागर या निजाम सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो बाबू ये मानव निर्मित झीलें हैं। ठीक है, मानव के द्वारा ये झीलें बनाई गई हैं। फिर हम बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? तो बाबू रिहंद नदी पर बनाई गई है। महाराणा प्रताप और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा, जवाहर सागर और गांधी सागर किस राज्य में बनाई गई झीलें हैं? तो बाबू ये किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? चंबल नदी पर बनाई गई ये झीलें। क्लियर हुआ क्या? चलो क्लियर हुआ, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य की मीठी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकतक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी पानी की। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो लोकतक झील में। तो इसी लोकतक झील में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है बाबू यहीं पर स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में स्थित है। नेवी वालों को ट्रेनिंग भी यहीं पर दी जाती है। चिल्का झील कैसे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील। मैंने आपको बताया था ना, एक वुलर झील होता है, एक चिल्का झील, तो बाबू ये खारे पानी की झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ये आपकी चिल्का झील है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये बाबू आपकी लैगून झील है। ठीक है, कौन सी? पुलिकट झील। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो ये पुलिकट झील में स्थित है। फिर हम बात करते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद
के मध्य कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील स्थित है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। या ये बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? केरल में यह स्थित है। वेम्बनाड झील में कौन सा द्वीप स्थित है? वेलिंगटन द्वीप स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप पर यह स्थित है। अल्टमुदी झील केरल के किस प्रकार की झील है? तो केरल में एक लैगून झील है ये। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में ये स्थित है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील है। क्रेटर झील किसको कहते हैं बाबू? देखो ज्वालामुखी से, जहाँ से ज्वालामुखी नहीं निकलता है तो उससे जो बनता है ऐसे ना, तो उसी को हम बोलते हैं क्रेटर झील। चलो नेक्स्ट है, लास्ट स्लाइड है। उल्कापिंड गिरने से बनी झील को क्या नाम दिया जाता है बाबू? देखो लोनार झील। लोनार झील जहाँ पे उल्कापिंड गिर जाता है तो उससे जो झील का निर्माण होता है उसको हम लोनार झील कहते हैं। ठीक है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। ठीक है, चोलामू झील जिसको बोलते हैं, चोलामू। कौन सी बाबू? चोलामू झील। कहीं पर आपको चोलामू झील भी मिल जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। चोलामू झील के किस नदी पर जो है उद्गम होता है? तो तीस्ता नदी से इसका उद्गम होता है। डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुष्कर झील कहाँ लगते बाबू? पुष्कर झील अजमेर। पुष्कर का मेला भी आपका कहाँ पर लगता है? जो है कहाँ पर बाबू? राजस्थान में लगता है। तो पुष्कर झील कहाँ पर हो गया? अजमेर में। सांबर झील कहाँ स्थित है? तो ये भी राजस्थान में। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? सांबर झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। ठीक है, तो झील से भी अपना सभी चीज क्लियर हो गया। तो अभी कौन सा नेक्स्ट है अपना है? चलो झील कंप्लीट। तो अभी हम बात करते हैं भारत की नदी पर बने प्रमुख नगरों की। तो भारत की नदी पर बने प्रमुख नगरों की हम बात करते हैं। भारत की नदी पर बने, भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर की। ठीक है, सभी चीजें हम आपको बता दे रहे हैं एकदम आसानी से। चलो देख लीजिए, 7वां टॉपिक है नदी स्थित नगर। ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा पर। तो गंगा नदी पर कौन कौन से बाबू स्थान आपके, या तो हम कह रहे शहर स्थित है, जैसे हरिद्वार, कानपुर, बनारस और पटना। ये किस नदी पर स्थित है? तो ये बाबू आपका गंगा नदी पर या गंगा नदी के किनारे या इसके तट पर स्थित है। यमुना की बात करें तो दिल्ली, आगरा और मथुरा। सरयू की बात करें तो अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में कौन सी नदी है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सरयू नदी के किनारे। अलकनंदा की बात करें तो ये बद्रीनाथ हो जाएगा। और हुगली की अगर हम बात करें तो कोलकाता हो जाएगा। और आपका महानदी ये यहाँ पर कौन सा सिटी बसा हुआ? तो कटक, जिसको हम संबलपुर के नाम से जानते हैं, कटक संबलपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन से शहर है? जैसे डिब्रूगढ़ हो गया, गुवाहाटी। ठीक है, सोकोवा घाट, सोकोवा घाट, ये सभी आपके कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। सतलज नदी पर फिरोजपुर, लुधियाना, ये सभी स्थित है। नर्मदा नदी की बात करें, भरूच, माहेश्वर, ओकेश्वर, जबलपुर, ये सभी जो है सिटी जो है नर्मदा नदी के किनारे हैं। जबल नदी की बात करें तो कोटा, चंबल नदी, तो कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर हम बात करते हैं श्रीनगर के किनारे, कौन सा है? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। तुंगभद्रा की बात करें तो कुरनूल हो जाएगा। छिप्रा की बात करें तो उज्जैन हो जाएगा। गोमती की बात करें तो लखनऊ। तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा होगा बाबू? ये आपका गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, चलो फिर हम बात करते हैं गोदावरी, कौन सा हो जाएगा? नासिक हो जाएगा। ठीक है, कावेरी की बात करें श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो शहर है आपका वो किस नदी के किनारे है? कावेरी। सूरत की बात किया जाए तो ये ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, विजयवाड़ा की बात करें तो कृष्णा नदी के किनारे। हैदराबाद की बात करें तो मूसी नदी के किनारे। ओरछा की बात करें तो ये आपका बेतवा नदी के किनारे। अहमदाबाद की बात करें तो साबरमती नदी के किनारे। इलाहाबाद में आपकी जैसे गंगा हो गई, जमुना, सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद शहर जो है वो बसा हुआ है। अभी वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी सभी चीजें क्लियर हो गई। अभी हम बात करते हैं भारत की जलवायु से। देखो भारत की जलवायु कहाँ पे है? भारत की जलवायु, भारत की जलप्रपात हो गया, भारत की झील, भारत नदी, भारत की जलवायु। ठीक है ना। चलो भारत की जलवायु देख लेते हैं। यहाँ से जितने क्वेश्चन आते हैं जल्दी से इसको हम निपटा लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, चलो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो बाबू पवनों की दिशा में परिवर्तन, ये सबसे बड़ी इसकी जो है बाबू महत्वपूर्ण विशेषता। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है क्या? मानसून। ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ पर? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है ना। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है।
परंतु उनको जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, तो उनकी समुद्र से दूरी, तो समुद्र से दूरी इनकी जो है अलग अलग होती है, ठीक है, अमृतसर और शिमला की। फिर हम बात करते हैं बाबू तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश किन कारणों के कारण होती है, तो बाबू ये जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। फिर हम बात करते हैं भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो मध्य प्रदेश और बिहार में जो है होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, तो देखो देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, तो ये बाबू पंजाब की, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य यानी कि मेघालय में होती है। मेघालय में एक स्थान है कौन सा, मासिन राम या चेरापूंजी, यहीं पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। फिर हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो मासिन राम जो है सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है। आम्र वर्षा क्या है, देखो बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम किस नाम से जानते हैं, आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से ये जो है होता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है, तो लद्दाख के लेह शहर में होता है। कहाँ पर, लद्दाख की राजधानी लेह में होता है। फिर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है जम्मू कश्मीर में वर्षा शीतकालीन में होती है या शीतकाल में होती है। फिर हम बात करते हैं मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा के क्या कारण है, तो यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। कैसी, कीप की आकृति की है। भारत के जो है किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो पूर्वी तटीय प्रदेश में पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भारत में वर्षा का अधिकाय होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका क्या कारण है, तो बाबू इसका बहुत ही बड़ा कारण है, जैसे वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, तथा वर्षा का कुछ छोटे या थोड़े की महीनों में जोर होना, ठीक है ना, तो ये इसके कारण हैं। फिर हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिनके कारण प्रभावित होती है, क्या प्रभावित होती है बाबू, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट स्लाइड देखते हैं बाबू, क्या अल्पकालीन जलवायु संबंधी जो है भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में ये कौन सा एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंधित है, तो एन लीनो द दक्षिणी दोलन, ठीक है ना, तो क्या होगा बाबू, एन लीनो तथा दक्षिणी दोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है, तो समुद्र के निकट होना, ठीक है, तो इसका मुख्य कारण है। ये भी क्लियर हुआ। तो भारत के वन, अभी हम क्या पढ़ते हैं, भारत के वन, ठीक है ना, तो भारत के वन से भी सभी चीजें हम पढ़ लेते हैं। एक सेकंड चलो भारत के वन, 11 नंबर चैप्टर अपना भारत के वन। राष्ट्रीय पहला है क्या, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है, तो 33% आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, तो 1988 में इसको जो है किया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो ये आपकी देहरादून में स्थित है, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या, सभी चीजें क्लियर हो रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संरक्षण यानी कि NERI कहाँ स्थित है, तो यह आपका नागपुर में स्थित है। नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है, तो 21% पर, तो 21.05% पर क्या है बाबू आपका इस पे जो है भूभाग पर वनों का आरक्षण है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है, तो KM मुंशी इसके जो है जन्मदाता है। वन रोपण प्रक्रिया क्या है, तो पेड़ लगाने को
जो वन रोपण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, तो बाबू क्या है आपके वन है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट बात करते हैं किस राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, तो ये बाबू आपका हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो जल्दी से इसको निपटा लेते हैं। देखो, परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन अवधारणा अनिवार्य है, तो संपूर्ण भूमि का 33%। कितना बाबू? संपूर्ण भूमि का 33% जो है आवश्यकता होती है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं वन आच्छादित क्षेत्र। वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहाँ पर? पूर्वी दक्कन में स्थित है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो बाबू आपका जो है राज्य ही इसका जो है मालिक है। ठीक है, इस पे केंद्र सरकार का कोई भी दबाव नहीं है। फिर हम बात करते हैं भारत में मैग्रो वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो कहाँ पर? सुंदर तन पर पाई जाती है। तो ठीक है, सुंदर वन पर, सुंदर वन में पाई जाती हैं। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति क्या है? तो कीट, जिसको हम सागौन के नाम से जानते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये बाबू आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, किसे वैश्विक विरासत तथा वन माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल के सुंदर वन को माना जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है बाबू? कोलकाता स्थित है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भारत के राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन पाया जाता है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। कौन सा? उष्णाई पतझड़ वन जो है पाए जाते हैं देश में सबसे ज्यादा। फिर हम बात करते हैं दलहनी अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये बाबू आपका वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। साइलेंट वैली, जिसको हम साइलेंट वैली जो कहते हैं, वो चर्चित होने का कारण है। किसके कारण ये चर्चित है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण के कारण ये जो है साइलेंट वैली बाबू क्या है? फेमस है। ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित। देखो, फूलों की वैली या फूलों की घाटी उत्तराखंड में, शांत घाटी या शांत वैली आपकी कहाँ पर है? ये साइलेंट वैली आपकी केरल में स्थित है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 12 नंबर की। देखो 12 नंबर क्या? भारत के राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। जल्दी से इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, जिसको हम क्या कहते हैं? बायो रिजर्व के नाम से जानते हैं। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, उसको किस नाम से जाना जाता है बाबू? ये आपका हरियाणा। ठीक है ना। कौन सा है? हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? चलो क्लियर हो गया होगा तो अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बाबू? उत्तर प्रदेश में है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। फिर हम बात करते हैं दाची गाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, सरिस्का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो बाबू गैंडे के लिए। तो एक सींग वाला गैंडे के लिए काजीरंगा जाना जाता है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका गुजरात में स्थित है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बाबू ये असम में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में केवलादेव पक्षी विहार जो है अभ्यारण्य स्थित है। फिर हम बात करें नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। देखो नंदा देवी कह दिया, तो नंदा देवी एक पर्वत है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इससे आप रिलेट करके याद रखिएगा। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम में। ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट इसको। चलो नेक्स्ट है अभ्यारण्य साइरनो
साइनों के लिए जाना जाता है? कौन सा? काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? कहाँ पर बाबू? ये आपका उत्तराखंड में। फूलों की वैली किसको किसको कहा जाता है? किस राज्य को? उत्तराखंड में स्थित है। फिर हम बात करते हैं मदुमलाई, मदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? व्याघ्रों के लिए, ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो एक टू आपको मिलेगा गिर जो है पहाड़ी, तो गिर पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। इससे हम याद कर लेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान को। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ? एक प्राकृतिक आवास है, ये कहाँ पर है? एशियाई हाथी का एक प्राकृतिक आवास है, ठीक है ना। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट, सॉरी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये बाबू बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण को स्थापना कब और कहाँ की गई? तो बाबू ये कोलकाता में 1916 में की गई। कहाँ पर? कोलकाता में 1916 में ये जो है किया गया। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1970 ईस्वी में कोलकाता में इसको भी किया गया। चलो नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य या रिजर्व कौन सा है? तो ये बाबू कार्बेट है, ठीक ना, कार्बेट, जिम कार्बेट। हम बात करते हैं नेशनल वुड फासिक पार्क कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर यानी कि कहाँ? राजस्थान में, आरजे यानी कि राजस्थान में। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, कौन पाया जाता है बाबू? तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं भारतीय वनों में से किस में से बाघ विलीन हो गए हैं? तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो है क्या बाबू? आपके बाघ जो हैं वो विलुप्त हो गए या विलीन हो गए हैं। कौन? एक टाप स्किप के नाम से जाना जाता है। तो बाबू कौन है जो टाप स्किप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। तो ये जो है टाप स्किप के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में ये जो है आपकी स्थित है। विश्व वन्य जीव कोप का प्रतीक है? तो लाल पांडा इसका जो है बाबू एक प्रतीक है। चलो नेक्स्ट है एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेश में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में यानी कि असम में ये पाया जाता है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, या जिसको हम बोलते हैं साइलेंट वैली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी भारत की मिट्टी। हाँ ठीक है हम बात करते हैं भारत की मिट्टी की, ठीक है। तो भारत की मिट्टी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको हम देख लेते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। कोई पूछे कि भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो बाबू तलोचन से बनी है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, लगभग कितने नीचे है? 600 मीटर के नीचे है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है, ठीक है ना। हम बात करते हैं किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो लाल मिट्टी के लिए। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो काली मिट्टी, ठीक है ना। क्लियर हुआ क्या? अभी हम आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो बाबू आपकी काली मिट्टी है। लावा के प्रवाह के कारण या लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है? कपास के लिए, ठीक है ना। तो कपास के लिए सर्वाधिक अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में, ठीक है ना। काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती बाबू। फिर हम बात करते हैं भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। तो लाल मिट्टी का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है।
ठीक है। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है कहाँ पर? मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में कौन मृदा समूह लौह का अतिरेक होने के कारण अनुर्वय होता होता जा रहा है? तो बाबू आपका हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी का। ठीक है। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट है, देखो मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके? वृक्षा वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है। रेगुन नाम है, रेगुन नाम है किसका? काली मिट्टी का। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का एक प्रकार है। क्या प्रकार बाबू? काली मिट्टी का प्रकार है। मखरेला, मखरेला जिसको हम लैटेराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसका परिणाम होता है किसका? इसका परिणाम क्या होता है? लीचिंग, जिसको हम निथरन के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ क्या? अभी हम आगे चलते हैं। देखो सिंचाई के साधन, ये इंपॉर्टेंट है। सिंचाई के साधन यहाँ से क्वेश्चन जाता आते हैं। देखो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है क्या? कुआं और नलकूप है। देश में कुल सिंचाई क्षेत्र में नेहरू की भागीदारी कितनी थी? तो बाबू नहरों की भागीदारी, सॉरी नेहरू नहीं, नहरों की भागीदारी कितनी है? तो ये आपकी 31.1% है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? 56% की है। देश की कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है? 6% है। फिर हम बात करते हैं भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ये दक्षिणी में होता है, यानी दक्षिण भारत में होता है। किस प्रकार का किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बहुत सारे तालाब आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं नलकूपों को जो है नलकूपों को सर्वाधिक संख्या किस राज्य में स्थित है? तो नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पंजाब। पंजाब में वैसे भी बहुत सारे फसल होते हैं। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये आपका हो जाएगा गुजरात। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो यह आपका सतलज नदी से इसको जो है जल मिलता है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है, ये कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। सारण, सारण सिंचाई नहर जो है निकलती है कहाँ से? गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर इसका जो है एक नया नाम है। ठीक है। क्लियर हुआ? तो अभी हम बात करते हैं कृषि से। कृषि से इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। देखो भारत में कृषि को जो है दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ये आपका वृष्ट है। तो वृष्ट छाया हम किसी जो है वीडियो में आपको बता देंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में क्या सम्मिलित नहीं है? गेहूं। गेहूं आपका नकदी फसल में नहीं आता है बाबू। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है कौन सा है? चावल उत्पादक। तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर पाया जाता है? आपका वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। ठीक है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 उत्पादक राज्य है कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर होता है? यूपी में होता है, उसके बाद पंजाब में, होता है, देन उसके बाद आपका हरियाणा में होता है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्लियर हुआ क्या? फिर हम बात करते हैं भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है कौन सी है? तो यह चावल है, सबसे ज़्यादा आपका क्षेत्र घेरती है। फिर हम बात करते हैं उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो ये आपकी है चावल। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है? तो यह है आपका पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में पैदा होती है। ठीक है ना, कहाँ पर? दार्जिलिंग में पैदा होती है। भारत में सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो ये आपकी असम में पैदा होती है। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर? असम में। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कुर्ग में स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है बाबू? उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? केरल में। तो
तो सबसे ज़्यादा जो है रबर कहाँ पर होता है, प्राकृतिक रबर, ये आपका जो है केरल में बाबू होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी हम आगे चलते हैं। नीली क्रांति जिसको हम ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, किससे संबंधित है बाबू, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है, तो पंजाब को। सबसे ज्यादा धान कहाँ पर होता है, पंजाब में होता है। फिर हम बात करते हैं हरित क्रांति का अर्थ क्या है। देखो, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर जो है प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। ठीक है ना, तो इसकी हम बात करें तो इसका जो है आपका हरित क्रांति है, तो भारत में इसके जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन है कौन बाबू, MS स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, यही लिखा गया। फिर हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। आगे है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा सोयाबीन जो है आपका मध्य प्रदेश। लेकिन अगर पूछ लिया सबसे बड़ा विश्व में, अगर पूछ लिया तो आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा, केरल। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं बाबू। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है कौन सा, दालों का। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दालें पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर से मिलता है। बहुत ही महंगा होता है प्रोडक्ट ये। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है, ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। फल उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। किसमें बाबू, फल उत्पादन में। ठीक है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है दूध में। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। देखो ये आपका जो दूध है ये सबसे ज्यादा विश्व में, सबसे ज्यादा भारत में ही पाया जाता है। कहाँ पर, भारत में। लेकिन किस राज्य में पाया जाता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है सबसे ज्यादा। फिर हम बात करते हैं भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1970 ईस्वी में ये जो है हुआ था। ठीक है ना, कौन सा, ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम। ठीक है, क्लियर हुआ क्या। फिर हम बात करते हैं श्वेत यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन, ये संबंधित है किससे, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दूध का उत्पादन ही हम जो इसको क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे, दूध उत्पादन से। किससे, दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं बाबू, ये आपके माने जाते हैं डॉक्टर V कुरियन सी। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, झींगा उत्पादन से। झींगा उत्पादन से कौन सी क्रांति बाबू, ये आपकी गुलाबी क्रांति। गोल क्रांति आपकी आलू से। आलू से कौन सी क्रांति, गोल क्रांति। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, ये आपका है पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, गन्ना। गन्ना आपका शुष्क जो है किसमें हो जाती है बाबू, शुष्क भूमि में भी हो जाता है। क्लियर हो गया क्या, ठीक है, सभी चीजें क्लियर हो रही है। तो अभी जल्दी जल्दी से इसको भी निपटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, चलो 10 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं 10 मिनट। चलो, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। भारत में अधिक खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है किसका, चावल का। ठीक है ना। किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं, तो ये बाबू चाय के लिए। तो चाय को इसे मतलब सीढ़ी नुमा ऐसे बनाया जाता है ताकि इस पे जो है पानी जो है ढरक के नीचे गिर जाए। ठीक है, तो ये कैसे होता है, चाय के लिए। खरीफ की फसल काटी जाती है कब, नवंबर के प्रारंभ में जो काटी जाती है। ठीक है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो नासिक। नासिक कहाँ पर बाबू, महाराष्ट्र में स्थित है। झूम क्या है, झूम एक जो है कृषि का एक तरीका है। कौन सी, झूम एक कृषि का तरीका है। किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है, तो कुर्ग में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है, ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं, तो 70% लोग कृषि पर आधारित है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में जो है सबसे अधिक होता है। क्या बाबू, जूट। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है, तो कॉफी की खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। सबसे ज्यादा चाय कहाँ बाबू, कौन सा राज्य जो है स्टेट पैदा करता है, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला 2 राज्य, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तंबाकू की